सब अच्छे हैं, बढ़िया है, फिर मेहनत करिए। अब बात करोगे सब? नहीं ना, शांत हुई। क्या चीज? अरे एक व्यक्ति बोलेगा तो समझ पाएंगे, पता कैसे चलेगा? चेक करना होगा, अब जाना आराम से चेक करना, अभी हड़बड़ी की जरूरत नहीं है। इसे सबका ठीक है होगा, परेशान नहीं होना है। हाँ, अब आवाज आवाज मत करिए, सब लोग शांत हो जाइए। चलिए, गैप मिला था ना बीच में 2-4 मिनट का? किसी क्लास में नहीं मिला था? कहा है नहीं, हम गए थे बिट्टू सराय, बहुत सारा गैप था उसमें। गैप बढ़िया मिला था, पढ़ाई करेंगे अब हम लोग, ठीक है? अब गैप की कोई 9 बजे से पहले उम्मीद मत करिएगा आपको। चलिए, विवेक राज कह रहे हैं कि सर ये क्लास तो मैराथन नहीं हुआ, आप आके चले गए फिर। तो ये बीच में चले जाना का मतलब ही थोड़ी है कि क्लास पढ़ा के 3 घंटा तो गए थे हम यहां से। चलिए ठीक है, दिया है आपका मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी, इसको डायरेक्ट आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है? ये सेम क्वेश्चन आपका, सुनिए, सेम क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस में भी था, सेम क्वेश्चन ये यूपी पुलिस में भी पूछा था। ये दोनों परीक्षा में सेम पूछ रखा था, ध्यान रखिएगा, इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए। 26 मील 385 गज, ऑप्शन और क्वेश्चन, ऑप्शन और प्रश्न दोनों सेम पूछा था इस दोनों परीक्षा, यूपी पुलिस और बिहार पुलिस में सेम ही उठा के एज इट इज कॉपी और पेस्ट कर दिया था। सर आप 12 से 8 बोले थे, अब 9 बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, अभी मेरी क्लास होगी, मेरे बाद हो सकता है सर का क्लास हो, है ही है मतलब, ठीक है? चलिए, ये वाला सेट है ना? अरे आगे यही है ना? चलिए ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिएगा। मैराथन की आधिकारिक दौड़, बिहार पुलिस यूपी पुलिस में सेम क्वेश्चन था आपका, इसका उत्तर सीधा याद कर लीजिएगा, लिख लीजिए, बल्कि ऐसे तो याद नहीं होगा। मैराथन दौड़, मैराथन दौड़ की अगर हम बात करते हैं तो इसकी आधिकारिक दूरी 26 मील लिखिए, इसकी आधिकारिक दूरी हो जाएगी 26 मील और 385 गज। क्या समस्या है? अच्छा, इसकी आधिकारिक दूरी अभी यहां पे ला के दे दिए, बताइए सब फंस रहा है। चलिए ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़े यहां से। आधिकारिक दूरी इसको डायरेक्ट नोट कर लीजिएगा ना, यही पूछा ही था, इसके अलावा और कुछ ना है। आगे प्रश्न दिया है कि इरिट्रिया जो 1993 संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना, ये किस महादेश में है? अफ्रीका? कहां पर है? अफ्रीका। ये छोड़ दीजिए, इसको भूल जाइएगा। आप सुनिए, प्रश्न क्या पूछेगा आपसे? संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएन, और क्या पूछेगा आपसे? ओ पूछेगा। ये तो करंट का प्रश्न, इसको हटा दीजिएगा, करंट के पर्पज से पूछ रखा था। इरिट्रिया से कुछ करंट अफेयर था उस समय, उसके बारे में पूछ रखा था। 182वें नंबर का देश बना था, जो कि आगे चल के जब ये परीक्षा हुई थी उस समय इस पर कोई विवाद था, उसके बारे में पूछा हुआ था। लेकिन अब समझिएगा, अब क्या पूछेगा आपसे? यूएनओ की जो स्थापना है, स्थापना, यूएनओ की स्थापना कब होती है? 1900 कब? 45। 1945 कब? 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना होती। यूएनओ का हेडक्वार्टर पूछेगा कहां पर हो जाएगा? न्यूयॉर्क के अंदर। कहां पर है यूएनओ का हेडक्वार्टर? कहां पर? न्यूयॉर्क। यूएनओ का हेडक्वार्टर कहां पे? न्यूयॉर्क के अंदर। यूएनओ की अगर हम बात करते हैं, यूएनओ में कुल देश की संख्या कितने हैं? देश की संख्या कितना? 193वां देश कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी सूडान। क्या होगा? 193वां देश कौन सा होगा? दक्षिणी सूडान। इसका उत्तर लगा लीजिएगा, अफ्रीका। दक्षिणी सूडान हो जाएगा 193वां देश। और ये दक्षिणी सूडान भी किस महाद्वीप का देश है? तो अफ्रीका। कहां का है? अफ्रीका का देश है। दक्षिणी सूडान भी किस महाद्वीप का देश है? तो कर लीजिएगा, अफ्रीका का देश है। चलिए आगे बढ़ेंगे।
हो गया है, लिखिए आगे। आगे बढ़े ना। अरे हमने क्या ऐसा लिखा है, थोड़ा तेज पढ़ो। सब आवाज नहीं करेगा, सब मत बोलिए, ठीक नहीं लगता है ना। सर क्वेश्चन बैंक में कितना पेज, पेज नंबर कितना है कोई बताएगा? 180। पेज नंबर 180 है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन बैंक पेज नंबर 180 लिख देते। क्वेश्चन बैंक का पेज नंबर 180। क्वेश्चन बैंक खोल लीजिएगा, पेज नंबर 180 है। पेज नंबर 180 देख लीजिएगा, मिल जाएगा। आगे बढ़े यहां से। आगे प्रश्न दिया है, किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार बल्कि भारत रत्न भी प्राप्त, सम्मान प्राप्त करने का दर्जा प्राप्त है? किसको? सीवी रमन को। ध्यान रखिएगा, सीवी रमन को नोबेल अवार्ड दिया गया था। सीवी रमन को नोबेल अवार्ड दिया गया था, और कौन सा अवार्ड दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था। नोबेल अवार्ड और भारत रत्न दिया गया था सन 1954 के अंदर, और नोबेल पुरस्कार दिया गया था सन 1930 के अंदर। नोट करिएगा, नोबेल प्राइज 1930 में और भारत रत्न दिया गया था सन 1954 के अंदर। सीवी रमन की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा। रमन प्रभाव की बात करेगा अगर, रमन प्रभाव या प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव को दिया था किसने? तो सीवी रमन ने दिया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव को देने वाले कौन हो जाएंगे? तो सीवी रमन। अगर होमी जहांगीर भाभा की बात करते हैं तो भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक, भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक पूछेगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, इनके नाम पर एक संयंत्र भी बनाया गया जिसको आप BARC कहते हैं। क्या बोलते हैं? BARC, बार्स के नाम से जानते हैं। और BARC की स्थापना करी गई थी सन 1954 के अंदर। BARC का मतलब है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये कहां पर है? मुंबई के अंदर। बार्स की स्थापना करी गई होमी जहांगीर भाभा के नाम पे, ध्यान रखिएगा। JC बोस का मतलब हो जाएगा जगदीश चंद्र बोस। और बाकी विक्रम साराभाई की बात करेंगे, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई। चलिए आगे बढ़ेंगे। हो गया, चलिए ठीक है। सीवी रमन की बात करते हैं। अवार्ड कौन सा मिला था? नोबेल अवार्ड। कब मिला था? 1923। भारत रत्न कब दिया गया था? 1954 के अंदर। कब? 1954 के अंदर। ध्यान रखिएगा, प्रथम वैज्ञानिक दिया है कि भारतीय वैज्ञानिक जिनको न केवल नोबेल पुरस्कार बल्कि भारत रत्न भी प्राप्त हुआ है। उत्तर क्या हो जाएगा? सीवी रमन हो जाएगा। सीवी रमन को नोबेल अवार्ड 1930, भारत रत्न 1954। प्रकाश विद्युत प्रभाव को देने वाले कौन है? डॉक्टर सीवी रमन साहब हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न दिया है। आगे प्रश्न, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा गया है? एशिया। किसको कहा गया है? एशिया। प्रश्न करेगा आपसे, देखो, एक तो विषमताओं का महाद्वीप पूछेगा आपसे, एक तो प्रश्न करेगा विषमताओं का महाद्वीप, एक तो याद रखिएगा विषमताओं का महाद्वीप। एक दूसरा प्रश्न करेगा आपसे सभ्यता का पालना। सभ्यता का पालना किसको कहा गया? एशिया को कहा गया। सभ्यता का पालना कहा गया किसको? तो ध्यान रखिएगा, एशिया को। प्रश्न करेगा आपसे तीसरे नंबर पे, सांस्कृतिक महाद्वीप किसको कहा गया? तो सांस्कृतिक महाद्वीप कहा गया किसको? तो सांस्कृतिक महाद्वीप भी कहा गया किसको? एशिया को कहा गया। ये सारी बातें किसके रिगार्डिंग हो रही हैं? तो एशिया के रिगार्डिंग हो रही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रश्न करेगा आपसे काला महादेश किसको कहा गया? अगर हम काला महादेश की बात करते हैं, काला महादेश, काला महादेश किसको कहा गया? प्रश्न करेगा आपसे दूसरा, प्रश्न करेगा अंध महादेश किसको कहा गया? अंध महादेश की बात करते हैं, किसको कहा गया? प्रश्न करेगा आपसे तीसरे नंबर पे भविष्य का महाद्वीप किसको कहा गया? भविष्य का महाद्वीप किसको कहा गया? भविष्य का महाद्वीप। नोट कर लीजिएगा। तो क्या समस्या है? कहीं लड़ाई करते हो? ऐसे नौकरी मिलेगा? इस सब इसी वाले सेकंड नंबर टेबल पे कहाँ बैठ गए? 2 4 6 8 9, 2 2 4 2 6 10। किसी को कोई बिठा सकता है जी? नहीं बिठाओगे कोई? चलिए ठीक है, ये हो गया, नोट करिए इसको।
अरे ए सुनो जी, सुनिए सुनिए। अरे बहुत दिक्कत है, एक ठो अगर इस पे से उठ के पीछे वाले टेबल पे चले जाए, नहीं जाएगा कोई। चलिए कोई बात नहीं, जान दीजिए, ठीक है। चलिए, हो गया। बताओ, ये सब एडजस्टमेंट नहीं बना, सब तो दोस्त ही है ना एक दूसरे का। क्लासरूम में दुश्मनी निकाल रहे हैं, बताइए क्या। भाई विषमताओं का महाद्वीप हो गया, सभ्यता का पालना हुआ, सांस्कृतिक महाद्वीप हो गया, काला महादेश, अंध महादेश, भविष्य का महाद्वीप, ये सभी किसको कहा गया? तो अफ्रीका को कहा गया। ये सारा कुछ किसको कहा गया? तो अफ्रीका को कहा गया। नोट कर लीजिएगा। प्रश्न करेगा आपसे, प्रश्न क्या करेगा समझिएगा। क्वेश्चन करेगा आपसे, रेड इंडियन का महाद्वीप किसको कहा गया? रेड इंडियन पूछेगा आपसे, रेड इंडियन निवास करते हैं किस महाद्वीप में? तो आप क्या बताएंगे? उत्तरी अमेरिका के अंदर। रेड इंडियन किस महाद्वीप में निवास करते हैं? तो उत्तरी अमेरिका में निवास करते हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है। अब देखो यहां से एक चीज ध्यान रखना, अंध महादेश पूछे तो उत्तर क्या है हमारा? अफ्रीका। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर यहीं से अंध महासागर पूछ दिया तब, अगर आपसे अंध महासागर पूछा तो आपका उत्तर क्या होगा? बदल जाए। अंध महासागर पूछ देगा तो उत्तर क्या हो जाएगा? अटलांटिक महासागर। कौन सा? अंध महासागर पूछेगा तो अटलांटिक महासागर हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा सब लोग। सर पूर्वी घाट की सबसे बड़ी चोटी जिंदगड़ा है ना, समझिए। देखिए जिंदगड़ा जो है एक क्षेत्र है, बाकी उस पूरे पार्टिकुलर एरिया को हम बोलते हैं महेंद्रगिरी, ठीक है। तो जिंदगड़ा भी ठीक है, महेंद्रगिरी भी ठीक है, जो एग्जाम में आए लगा लीजिएगा। ये हो गया। विषमताओं का महाद्वीप कौन सा? सभ्यता का पालना, सांस्कृतिक महाद्वीप, काला महादेश, अंध महादेश, भविष्य का महाद्वीप, रेड इंडियन का निवास स्थल उत्तरी अमेरिका। रेड इंडियन का निवास स्थल क्या है? उत्तरी अमेरिका। हो गया। अब जरा यहां से एक बात समझना सब लोग, एग्जाम में देखो और क्या पूछा है। प्रश्न पूछा है एरिया के आधार पे। किस आधार पे? एरिया का मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर प्रश्न करेगा आपसे, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा और सबसे छोटा। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा पूछेगा आपसे, सबसे बड़ा महाद्वीप। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा महाद्वीप। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा महाद्वीप। नोट कर लीजिएगा, महाद्वीप। अब और क्या प्रश्न करेगा आपसे? पॉपुलेशन के आधार पे। पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? जनसंख्या। पॉपुलेशन के आधार पर, आई मीन जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा और सबसे छोटा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। और जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? एशिया। और सबसे छोटा पूछेगा तो क्या हो जाएगा? सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? अरे क्या है? अंटार्कटिका है, क्योंकि अंटार्कटिका पे जनसंख्या निवास कमी करती या नहीं करती है, ठीक है। अंटार्कटिका। सबसे बड़ा महाद्वीप पूछेगा, क्षेत्रफल में क्या बताएंगे आप? एशिया। कौन सा है? एशिया है। और सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा हो जाएगा? यहां से कोई परेशानी किसी को नहीं है ना? ठीक है, अच्छी बात है। हो गया, इतना हो गया। ये तो महाद्वीप की बात रही। आपके एग्जाम में देश से भी प्रश्न बना है, बता दें, आपकी परीक्षा में देश से भी प्रश्न बना है। प्रश्न बना है सबसे बड़ा देश कौन सा है? सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा अगर देश पूछेगा, देश। अब देखो इसमें भी किस आधार पे? एरिया के आधार पे। और किस आधार पे? पॉपुलेशन के आधार पर। एरिया और किस आधार पे? तो पॉपुलेशन के आधार पर। एरिया के आधार पे सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? रूस। कौन सा होगा? रूस के बाद कौन सा है? कनाडा। कौन सा है? कनाडा के बाद कौन सा? अमेरिका। कौन सा है? अमेरिका के बाद कौन सा है? चीन के बाद कौन सा है? ब्राजील। कौन सा? ब्राजील के बाद कौन सा है? इंडोनेशिया के बाद कौन सा है?
भारत। भारत का स्थान क्या है जी? अरे इंडोनेशिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ब्राजील के बाद क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद क्या हो जाएगा? भारत होगा। कौन सा होगा? भारत का क्षेत्रफल में पूरे विश्व में स्थान क्या है? 7वां। कौन सा स्थान है? 7वां। और भारत की भूमि पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% है। कर लेंगे ना ये सब? ठीक है, चलिए। दिया है आपका पॉपुलेशन में सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, तो चीन का ही नाम लेना। चीन के बाद कौन सा? भारत। और इसके बाद क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। नोट कर लीजिए सारी बातों को, इन हर जगह से क्वेश्चन बना है एग्जाम में। सर आपके क्लास के बाद सर का क्लास नहीं चल रहा था, क्यों? प्लीज बताएं। बैच खरीदा ही नहीं होगा फ्री वाला। अरे खाली यही क्लास फ्री है, सब थोड़ी फ्री है ना जी? आगे बढ़े यहां से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं सर, सुनिएगा। प्रश्न करेगा आपसे, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा कौन सा? एशिया। छोटा कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। जनसंख्या में सबसे बड़ा एशिया। छोटा कौन सा? अंटार्कटिका। और भारत की बात करेगा, क्षेत्रफल के आधार पर पूरे विश्व में कितना स्थान है? 7वां। भारत का स्थान पूरे विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? 7वां स्थान है। कौन सा नंबर हो जाएगा? 7वां स्थान हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न करेगा, पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा कौन सा? चीन। चीन के बाद भारत के बाद कौन सा? इंडोनेशिया हो जाएगा। आगे बढ़े यहां से। सर पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? प्लीज सर, क्या क्या पूछता रहता है बताइए। पॉपुलेशन का मतलब क्या है? क्या होगा? आगे प्रश्न दिया है कि भारत निम्नलिखित में से किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? भारत किसका निर्यातक है? किसका है? समझिए, अब सुनिएगा। भारत सबसे बड़ा आयातक भी है। भारत सबसे बड़ा, भारत सबसे बड़ा अगर निर्यातक की बात करेगा, निर्यातक, या फिर प्रश्न करेगा आपसे भारत सबसे बड़ा आयातक है। भारत सबसे बड़ा आयातक है। भारत सबसे बड़ा आयातक। नोट कर रहे हैं सब लोग? आयातक की बात करेंगे, भारत सबसे अधिक किसका आयात करता है? तो ध्यान रखिएगा, पेट्रोलियम का। किसका करता है? और निर्यात किसका करता है? कपड़ा। किसका करेगा? भारत सबसे अधिक आयात करता है किसका? आयात मतलब आना, निर्यात मतलब जाना, यानी बेचना। ध्यान रखिएगा। पॉपुलेशन में भारत आगे है सर? अभी नहीं, फिलहाल तो लिख लीजिए चीन। ठीक है, आधिकारिक रूप से अगर कोई डेटा होता है तो बदलाव करिएगा, अन्यथा गूगल पे तो भारत ही आगे। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। सबसे बड़ा निर्यातक भारत किसका है? कपड़े का। और सबसे बड़ा आयातक किसका है? पेट्रोलियम का। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर हम खाद्यान्न की बात करते हैं, खाद्यान्न, खाद्यान्न की बात करते हैं, खाद्यान्न, तो खाद्यान्न में दाल के लिए याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में आपके बना हुआ है, दाल के क्षेत्र में भारत, ध्यान रखिएगा, भारत विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा क्या है? तो ध्यान रखिएगा, दाल के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उत्पादन करता है। सबसे बड़ा, भारत सबसे बड़ा उत्पादन करता है। उत्पादनकर्ता का मतलब समझ रहे हैं? तथा सबसे बड़ा आयातक भी है। यानी हमारे यहां दाल होती भी और हम खरीदते भी हैं। समझ गए? यानी जितनी दाल हमारे यहाँ पैदा होती है, विश्व में हम सबसे अधिक दाल पैदा करते हैं, लेकिन फिर भी भारत वालों की परिपूर्ति नहीं हो पाती, हमें बाहर से दाल को मंगाना पड़ता है। ठीक है, इसलिए भारत के लोगों में प्रोटीन की मात्रा क्या होती है? मेंटेन है, बढ़िया होती है। चलिए आगे बढ़े यहां से। आगे प्रश्न दिया, हटा सकते हैं। दाल के प्रोडक्शन में भारत सबसे टॉप पे है, और दाल के आयात में भी, इंपोर्ट में भी भारत क्या है? सबसे टॉप पे। अब यहां से एक बात और लिख लो, नहीं हटाने दे रहे हो तो। अगर हम बात करते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, अगर हम इंपोर्ट और किसकी बात करते हैं? एक्सपोर्ट की। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ये सर्वाधिक भारत में कहां से होता है? तो भारत में सर्वाधिक होता है कांडला पोर्ट से। कहां से होता है? कांडला बंदरगाह कहां पे है जी? गुजरात को। क्या चीज? अच्छा,
हो गया। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नोट करना। अब देखो ये होता क्या है समझना। इंपोर्ट इम मतलब अंदर, क्या है अंदर यानी आना। इंपोर्ट का मतलब क्या है आयात करना। एक्सपोर्ट का मतलब क्या है निर्यात। आप समझ गए जी। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यानी कि आयात और निर्यात। खरीदने को हम बोलते हैं इंपोर्ट करना और बेचने को क्या बोलते हैं एक्सपोर्ट करना। सबसे अधिक खरीद और बिक्री कहां से होती है? चलिए क्या चीज? कांडला गुजरात में है। क्या बात है भाई, छोटा छोटा जवाब भी पूछते हैं। कांडला कहाँ है? गुजरात के अंदर। कहाँ पे? गुजरात। आगे बढ़े यहां से, हटा सकते हैं। आगे प्रश्न दे रहे हैं, निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? फिजी, हवाई द्वीप, ग्रीनलैंड या तुलाऊ? कौन सा? हवाई द्वीप। हवाई द्वीप किसके अधिकार क्षेत्र में है? किसके अधिकार में है? अमेरिका। किसके अधिकार में है? हवाई द्वीप किसके अधिकार में है? अमेरिका। किसके अधिकार में है? अमेरिका। और ये कहां पे अवस्थित है? हवाई द्वीप की अवस्थिति पूछेगा तो क्या बताएंगे? प्रशांत महासागर के, हिंद महासागर के, अटलांटिक के, आर्कटिक? कहां पर है? प्रशांत महासागर में है। कहां पर है? प्रशांत। हमने बताया था कि हवाई द्वीप पर एक स्थान है। हवाई द्वीप पर क्या है? एक स्थान है। स्थान, इस स्थान का नाम है पर्ल हार्बर। आपके एग्जाम में पूछा स्थान का नाम क्या है? पर्ल हार्बर। इसी पर्ल हार्बर पर हमला बोल दिया था किसने? जापान ने। कौन हमला किया था? जापान ने हमला कर दिया। और इसी हमले के जवाब में अमेरिका ने जापान पर 2 बम गिराए थे। एक तो हिरोशिमा और दूसरा किस पर? 6 अगस्त। और कब गिराया था? 9 अगस्त को। ठीक है, चलिए आगे ग्रीनलैंड की बात करते हैं। ग्रीनलैंड की अवस्थिति कहां पर हो जाएगी? ग्रीनलैंड की अवस्थिति पूछेगा कहां पर? आर्कटिक महासागर के अंदर। कहां पर? आर्कटिक महासागर के अंदर ग्रीनलैंड की हो जाएगी अवस्थिति। ग्रीनलैंड कहां अवस्थित है कर लीजिएगा? आर्कटिक महासागर पे। और आगे अगर प्रश्न करेगा आपसे ग्रीनलैंड जो ये किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, तो ग्रीनलैंड अधिकार क्षेत्र में आएगा, अधिकार क्षेत्र में। और किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? तो डेनमार्क के। किसके अधिकार में है? डेनमार्क। ग्रीनलैंड पे किसका अधिकार है? डेनमार्क। प्रश्न करेगा विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा समुद्री द्वीप कौन सा हो जाएगा? तो क्या बताएंगे? विश्व का सबसे बड़ा समुद्री द्वीप कौन सा हो जाएगा? तो ग्रीनलैंड होगा। क्या होगा? ग्रीनलैंड होगा। बना लेंगे सब लोग, बहुत बेहतर। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री द्वीप कौन सा हो जाएगा? तो कर लीजिएगा। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री द्वीप पूछेगा तो क्या बताएंगे आप? ग्रीनलैंड होगा। क्या होगा? ग्रीनलैंड। हो गया। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री द्वीप पूछेगा तो क्या बताएंगे? ग्रीनलैंड। अब देखो नहीं सर तो फिर लिखो आगे। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। अगर सबसे बड़ा पूछा और किसकी बात किया? नदी द्वीप की बात किया, तो ध्यान रखिएगा ये कौन सा हो जाएगा? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। क्या नाम है? माजुली किस देश में है? माजुली कहां पर है? भारत में है क्या? नहीं सर, भारत के किस राज्य में है? कहां पर? हाँ, माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में। ध्यान रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर है। भारत और राज्य पूछेगा तो कौन सा? असम हो जाएगा। ठीक है, सुनिए प्रश्न करेगा हवाई द्वीप किसके अधिकार में है? अमेरिका। किसके अधिकार में? इसकी अवस्थिति कहां पे है? प्रशांत महासागर। स्थान क्या है? पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर नामक जगह कहां पर? हवाई द्वीप। हमला किसने कर दिया था? जापान ने। बदले में अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम गिराया, हिरोशिमा और कहां? नागासाकी पे। आगे ग्रीनलैंड की अवस्थिति पूछेगा तो आर्कटिक महासागर। और अधिकार किसका है? डेनमार्क। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। कोई समस्या? आगे बढ़िएगा। देखो एक नाम दिया है फिजी। क्या नाम दिया है? फिजी। कुछ जानोगे कि रहने दें? हटा दें? समझिएगा। प्रश्न करेगा वर्तमान हिंदी सम्मेलन यानी कि सन 2024 का जो विश्व हिंदी सम्मेलन है, 2024 का विश्व हिंदी सम्मेलन, इसका आयोजन कहां पर करा गया? तो इसका आयोजन करा गया फिजी के अंदर। कहां पर? फिजी के अंदर। फिजी ऑप्शन में था इसलिए मैंने बता दिया और यहां से क्वेश्चन भी होता है। 2024 का विश्व हिंदी सम्मेलन पूछेगा तो कहां पर? फिजी के अंदर। 2024 का विश्व हिंदी सम्मेलन पूछेगा तो कहां पर? फिजी के अंदर। चलिए आगे बढ़े।
आगे प्रश्न दिया है कि कौन सा एकमात्र द्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों जाती हैं? कौन सा होगा? क्या है? अफ्रीका है। अच्छा, अब लिखो सबके बारे में, सबके बारे में लिखिएगा। देखिए, एक तो द्वीप है आपका एशिया। क्या है? एशिया। कौन सा द्वीप है? कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप। एक तो महाद्वीप आपका कौन सा है? एशिया। कौन सा है? एशिया। एशिया से कौन सी रेखा गुजरेगी? एक तो कर्क रेखा गुजरेगी। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। एक तो यहां से रेखा गुजरेगी, कौन सी? कर्क रेखा। और एक दूसरी रेखा एशिया महाद्वीप से कौन सी गुजरेगी? तो ध्यान रखिएगा, एक दूसरी रेखा का नाम क्या हो जाएगा? तो भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा गुजरेगी। आगे देखिए, प्रश्न करेगा आपसे, अगला महाद्वीप आपका हो जाएगा अफ्रीका। कौन सा होगा? अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। अगला महाद्वीप हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप से कर्क गुजरती है क्या? गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप से कौन सी रेखा? कर्क रेखा। और कौन सी रेखा? मकर रेखा। और कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। रेखा कौन सी? भूमध्य रेखा। आगे बढ़िएगा, प्रश्न करेगा आपसे तीसरे नंबर पे दक्षिणी अमेरिका। अगर हम दक्षिणी अमेरिका की बात करते हैं, दक्षिणी अमेरिका से दो रेखाएं, एक तो भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। एक तो रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा। दूसरी कौन सी रेखा? मकर रेखा। कौन सी रेखा जी? मकर रेखा। अगर हम आते हैं चौथे नंबर पे तो हो जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका। ये सब एग्जाम में है क्वेश्चन, जब पूछा है तो पूछेगा, याद रखिएगा। आगे हो जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका। अगर हम उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं, कौन सी रेखा? तो ध्यान रखिएगा, इसमें एक रेखा हो जाएगी, कौन सी? कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। और खाली कर्क रेखा। आगे बढ़िएगा, आगे और क्या पूछ सकता है आपसे? पांचवें नंबर पे नोट करिएगा, पांचवें नंबर पे पूछेगा आपसे ऑस्ट्रेलिया। क्या पूछेगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से कौन सी रेखा? खाली और खाली कौन सी रेखा? मकर रेखा। ऑस्ट्रेलिया से कौन सी रेखा? मकर रेखा। कौन सा महाद्वीप छूट गया फिर? यूरोप छूट गया। हाँ, यूरोप से नोट करिएगा। यूरोप महाद्वीप से कौन सी रेखा? छठे नंबर पे। अगर हम यूरोप महाद्वीप की बात करते हैं, यूरोप महाद्वीप से कौन सी रेखा? तो आर्कटिक रेखा। कौन सी रेखा? आर्कटिक रेखा। नोट करिएगा। बाकी अंटार्कटिका तो आप लोगों ने सुना ही है। अंटार्कटिका से अंटार्कटिक रेखा गुजरती है 66.5 डिग्री दक्षिणी। बना लेंगे सब, सब लिखने में बिजी है। इसको हम क्या कर सकते हैं? बड़ा कर सकते हैं। सुनिएगा, एशिया महाद्वीप से कौन सी रेखा? कर्क रेखा। और एशिया से कर्क, और एशिया में कर्क रेखा, और कौन सी है? भूमध्य रेखा। आगे अफ्रीका में तीनों, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, और ध्यान रखिएगा दक्षिण अमेरिका में भूमध्य रेखा और कौन? दक्षिणी अमेरिका में भूमध्य और उत्तरी अमेरिका में केवल कर्क। ऑस्ट्रेलिया में मकर। यूरोप में कौन सी? कौन सी रेखा? यूरोप में कौन सी रेखा? कोई परेशानी? आगे बढ़िएगा। आगे प्रश्न, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में था? बिंबिसार। किसके दरबार में? बिंबिसार ने जीवक को भेजा चंद्रप्रद्योत के। चंद्रप्रद्योत कहाँ का राजा था? कहाँ का राजा? राजा चंद्रप्रद्योत क्या हो गया? बीमार पड़ गया। इसकी बीमारी को ठीक करने के लिए कोई डॉक्टर नहीं ठीक कर पाया, इसको भेजा कौन? बिंबिसार ने अपना राजवैद्य भेजा, नाम क्या था? जीवक। जीवक गया और इसको क्या कर दिया? ठीक कर दिया। ध्यान रखिएगा, इसको ठीक कर दिया और इसके संबंध अच्छे बन गए। किससे? तो चंद्रप्रद्योत से। ध्यान रखिए, जीवक किसका दरबारी था? बिंबिसार। किसका था? जीवक किसका दरबारी था? बिंबिसार का। प्रश्न पूछेगा, आप लिखो जरा। देखो, आपकी परीक्षा में कालिदास का नाम पूछा है, और एक बार नहीं कई बार पूछा है। कालिदास, कालिदास का नाम पूछा है। दूसरा एक नाम पूछा है कबीर का नाम। किसका नाम पूछा है? कबीर का नाम पूछा है। तीसरा एक नाम पूछ रखा है आपके परीक्षा में, एक नाम कबीर का है, एक नाम दूसरा हो जाएगा कालिदास का। एक नाम ध्यान रखिएगा वराह मिहिर का पूछा है। वराह मिहिर का नाम पूछा है। वराह मिहिर के बाद एक नाम पूछा है आपका, एक नाम कनिष्क वाला कौन था? चरक नाम था ना। एक नाम पूछा है चरक का। एक नाम पूछा है मेगास्थनीज का। मेगास्थनीज का एक नाम पूछा है मेगास्थनीज। एक नाम पूछा है बाण भट्ट का। किसका नाम पूछा है?
ध्यान रखिएगा, बाणभट्ट का नाम सुने हैं सब लोग? बाणभट्ट का नाम ध्यान रखिएगा। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन। किसके दरबारी थे? बाणभट्ट किसके दरबारी? हर्षवर्धन। मेगास्थनीज किसके दरबारी थे? चंद्रगुप्त। किसके दरबारी थे? चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त कौन? सेकंड के दरबारी। एक सेकंड, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी। चरक पूछेगा किसके दरबारी थे? कनिष्क। किसके दरबार में थे? कनिष्क। वराह मिहिर की बात करेगा तो ये भी हो जाएगा चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड। अगर हम बात करते हैं कबीर किसके दरबार में थे, तो ध्यान रखिएगा, कबीर की बात करेगा तो ध्यान रखिएगा अकबर। और आगे दिया आपका कालिदास किसके दरबारी कवि हुआ करते थे? अगर हम कालिदास की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त सेकंड के दरबारी। इतनी बातों को नोट करिए। और क्या पूछा था आपसे? ध्यान रखिएगा, प्रश्न दिया था आपसे। प्रश्न ये पूछा था कि मोरक्को का एक निवासी था जिसका नाम था इब्न बतूता। क्या नाम था? इब्न बतूता। इब्न बतूता किसका दरबारी था? पूछा था ये किसका दरबारी था? अलाउद्दीन का था? अरे मोहम्मद बिन तुगलक। किसका था? इब्न बतूता किसका दरबारी था? मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता किसका दरबारी था? मोहम्मद बिन तुगलक का दरबारी था। बता लेंगे यहां से प्रश्न आया तो। जीवक किसके दरबार में थे? बिंदुसार। अरे सॉरी, बिंबिसार। किसके दरबार में? जीवक किसके दरबार में थे? बिंबिसार। जीवक को कहां भेजा? चंद्रप्रद्योत की सेवा में। चंद्रप्रद्योत कहां का राजा था? अवंती। कहां का था? अवंती। गया और क्या कर दिया? ठीक कर दिया। ठीक किया कि ना? गया और क्या कर दिया? ठीक कर दिया। आगे कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड, कबीर पूछेगा अकबर, वराह मिहिर चंद्रगुप्त सेकंड, चरक पूछा कनिष्क, मेगास्थनीज पूछा तो चंद्रगुप्त मौर्य और बाणभट्ट पूछा तो क्या बताएंगे? हर्षवर्धन। क्या हो जाएगा? बाणभट्ट किसके दरबारी थे? हर्षवर्धन के दरबारी। कोई समस्या? चलिए आगे बढ़े यहां से। ये किसका लेटर है? मनुष्य में आहार नाल की लंबाई कितनी होगी सर? अच्छा, इसका मिल गया है उत्तर? नहीं मिला है? मिल गया है? क्या बहुत तेज हो आप लोग। आगे बढ़े यहां से। आगे प्रश्न दिया, निकोलो कांटी कौन था? एक प्रसिद्ध चित्रकार था, इटली का यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य के क्या करे थे? बनाइए। निकोलो कांटी कहाँ का यात्री था? इटली का। कहाँ का था? जिसने विजयनगर साम्राज्य की क्या करी थी? यात्रा करी थी। ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, यहां से यही पूछेगा बस। सुनो, अब विजयनगर की अगर बात करेगा, क्या बातें कर रहे हैं आप लोग बताइए। अगर हम विजयनगर की बात करते हैं, विजयनगर की स्थापना की अगर हम बात करेंगे, विजयनगर की स्थापना कब होती है? 1300 कब? विजयनगर की राजधानी कहां पे है? कहां पर? विजयनगर की कैपिटल कहां पर? हम्पी। और विजयनगर की स्थापना किसने करा था? किसने करा था? हरिहर और विजयनगर की स्थापना किसने करा? हरिहर और बुक्का ने करा था। विजयनगर की स्थापना किसने करा? हरिहर और बुक्का ने करा था। देखिए पढ़ लीजिए बढ़िया से ना। अगर सोचिए, अगर इस समय नहीं पढ़ेंगे, एक हफ्ता आप टेस्ट लगाएंगे, एक हफ्ता फिर डिप्रेशन होगा, तो डिप्रेशन में क्या पढ़ाई अच्छी होगी क्या? इसलिए आज कल परसों 3 दिन के मैराथन को अच्छे से अटेंड कर लीजिएगा। अच्छे से अटेंड हमें इसलिए करना है क्योंकि आगे का जीवन जो है सही बीते। अब आगे मंडे के दिन टेस्ट हुआ, पता चला आपका नंबर फिर घट गया, तो उस समय पछताएंगे कि सर पढ़ा रहे थे, पढ़ ही लिए होते। अभी क्लास में आप बातचीत कर रहे हैं, क्वेश्चन बैंक में डिस्कशन में हम वही बात आपको बताते हैं जो आगे लिखा गया है, और ऐसा प्रमाण भी मिला है, बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कशन का आगे मिला है। तो अगर एक भी चीज अवॉइड करेंगे तो 1 नंबर आपका नुकसान होगा, ठीक है ना? इसलिए बात मत करिए आप, ठीक है? चलिए आगे बढ़िएगा। इसको ये हो गया। विजयनगर की बात करेंगे, स्थापना होता है 1300 कब? 36। कैपिटल कहां पर? हम्पी। स्थापना किसने करा था? हरिहर और बुक्का ने। समझिए, देखिए विजयनगर जो साम्राज्य था ये वर्तमान के किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। कहां पर है? कर्नाटक में। अब देखो यहां से एक प्रश्न आपसे पूछ दिया। प्रश्न क्या पूछा आपसे? बिहार पुलिस में ही पूछा है। प्रश्न करा है जो विजयनगर का साम्राज्य था, जो विजयनगर का साम्राज्य था, इसका एक युद्ध हो गया किसके साथ? बहमनी के साथ। किसके साथ हो गया? बहमनी के साथ हो गया। इस युद्ध का नाम क्या हो जाएगा? तालीकोटा। क्या नाम होगा?
ताली कोटा या इसी को हम कहते हैं राक्षसी तांगड़ी। क्या बोलते हैं? राक्षसी तांगड़ी या ताली कोटा। क्या बोलेंगे? राक्षसी तांगड़ी या ताली कोटा। राक्षसी तांगड़ी या ताली कोटा का युद्ध कब होता है? 1565। कब होता है? 1565 में होता है। इस युद्ध में कौन जीता? बहमनी। कौन हार गया? विजयनगर हार गया। आपकी परीक्षा में प्रश्न क्या पूछा था? प्रश्न दिया था कि विजयनगर का विघटन किस युद्ध के बाद हो गया, तो कौन सा युद्ध? हाँ, ताली कोटा का युद्ध। ताली कोटा या राक्षसी तांगड़ी। राक्षसी तांगड़ी लिखा है, नहीं समझ पा रहे हैं इसको? राक्षसी, राक्षस लिख लेंगे। राक्षस लिखने के बाद उस पर एक बड़ी की मात्रा लगा। राक्षसी तांगड़ी का युद्ध हो गया। तांगड़ी नहीं लिख पाएंगे, टांग शब्द लिखिएगा, उसके आगे टी जोड़ना है। हो गया? चलो अब तो हो जाएगा ना, आगे बढ़े यहां से। विजयनगर की स्थापना कब होती है? 1300 कब? राजधानी कहां पर? स्थापना करने वाले हरिहर। और राज्य कौन सा? कर्नाटक। विजयनगर और बहमनी का युद्ध कौन सा? 1765। ताली कोटा या राक्षसी तांगड़ी। इस युद्ध में कौन जीता, कौन हारा? विजयनगर का विघटन किस युद्ध के बाद हुआ था? राक्षसी। कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करा था? किसने? नरेंद्र ने। कौन किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का क्या बोलते हैं? लौह पुरुष। भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई। भारतीय रियासत का एकीकरण करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न करेगा 1931 के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। खाली पटेल बोल रहा है सब। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। ये सब बना लेंगे ना सब लोग। मौलाना अबुल कलाम आजाद की बात करेगा तो कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद। कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष बनने वाले मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। ध्यान रखिएगा। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहां पर हुआ था? कहां पर? जीरादेई में। ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहां पर? बिहार के अंदर हुआ था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति? प्रथम। पहला संयुक्त अधिवेशन किसके समय हुआ था? डॉक्टर। कब हुआ था? 1961। 1900 कब? 61। आगे प्रश्न दिया है, उगते सूर्य की भूमि कौन सी है? जापान। कौन सी है? यानी ए का क्या होगा? 3। ए का 3 कहां दिया है? ए का 3 अच्छा 2 जगह पे है, न तो ए होगा न ही बी होगा। या तो सी हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? बी हो सकता है। अब आओ आगे प्रश्न करेगा, हजार झीलों की भूमि कौन सी? यानी सी का क्या है? 2। सी का क्या है? 2। सी का क्या है? 2। ए का हो जाएगा 3 और सी का क्या होगा? 2। उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यानी हमने केवल 2 ठो पकड़ा और उत्तर को निकाल लिया। बना लीजिएगा इसको। देखिए प्रश्न पूछेगा आपसे। प्रश्न क्या करेगा? उगते सूर्य की भूमि कौन सी? जापान। मध्यरात्रि का सूर्य? नॉर्वे। हजार झील? फिनलैंड। ब्रज की भूमि कौन? वज्र की भूमि कौन? भूटान। वज्र की भूमि भूटान। अब देखो एक प्रश्न और पूछेगा। प्रश्न क्या पूछेगा आपसे? ध्यान रखिएगा। प्रश्न पूछेगा द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट हम किसको कहते हैं? तो ये भी किसको बोलेंगे? भूटान। किसको बोलेंगे? भूटान। इसी को हिंदी में लिख दिया था वज्र की भूमि, है ना जी? यही बात है। बना लीजिएगा फिर तो, अगर बात यही है तो। प्रश्न करेगा सफेद हाथियों की भूमि कौन सी है? सफेद हाथियों की भूमि थाईलैंड है। आगे बढ़े यहां से। आगे प्रश्न दिया है कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्यों के संघ। भारत का जो संविधान है, सुनिएगा, भारत का जो संविधान है, संविधान ये राज्यों को कहता है इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। कहता है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ
स्टेट। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। किसकी बात करता है? इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। भारत क्या है? राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का क्या होगा? संघ। भारत राज्यों का संघ होगा। ध्यान रखिएगा, भारत राज्यों का संघ होगा। इस तरह की बात संविधान के किस अनुच्छेद में करा गया है? 1 में। कहां पे करा गया है? 1 में। भारत राज्यों का संघ होगा संविधान का कौन सा अनुच्छेद? 1। अनुच्छेद कौन सा? 1 हो जाएगा। अनुच्छेद हो जाएगा 1। सर पंजाब एक केसरी के नाम से किसको जानते हैं? लाला लाजपत को जानेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया। आगे बढ़िएगा। भारत को क्या कहा गया? यूनियन ऑफ स्टेट। देखो, यूनियन में भी होता है आपका संघ, फेडरल में भी क्या होता है? संघ ही होता है। कन्फेडरल माने क्या होता है? परिसंघ। कभी कभी एग्जाम में लिखता है कि भारत क्या है? तो राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ। दूसरे ऑप्शन में लिखेगा यूनियन ऑफ स्टेट, तो यूनियन ऑफ स्टेट इसका क्या है? सटीक उत्तर है। तो इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट बना लेंगे सब लोग। आगे प्रश्न दिया है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब आता है? 15 जून, 5 में, 2008, 6 या 5 में? कब? सन 2005 के अंदर आता है। सूचना का जो अधिकार अधिनियम है, ध्यान रखिएगा। देखो, एक तो है आपका सूचना का अधिकार। कौन सा अधिकार? सूचना का अधिकार। एक तो है सूचना का अधिकार, दूसरा है आपका निजता का अधिकार। निजता का अधिकार एक तो हो जाएगा निजता का अधिकार, और एक तीसरा हो जाएगा आपका शिक्षा का अधिकार। कौन सा अधिकार? शिक्षा का अधिकार। अब देखो यहां से प्रश्न क्या बनता है? प्रश्न ये बनता है कि इन सब का उल्लेख कहां पे, शिक्षा का अधिकार का उल्लेख कहां पे करा गया है? तो आर्टिकल 21 का कहां पे? 1 में। निजता का अधिकार किसमें? आर्टिकल 21 में। सूचना का अधिकार आर्टिकल किसमें? 19 में। कहां पर? हो गया। 15 जून। सर 12 जून होगा। एक विद्यार्थी बोल रहे हैं, भाई काहे बोल रहे हो 12 जून? इसको नोट करिएगा। सूचना का अधिकार 19, निजता का अधिकार 21 और शिक्षा का अधिकार 21 का क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। बना लेंगे ये सब। ठीक है, अनुच्छेद लगाना होगा तो लगा लेंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया था? सन 2000 कब? सन 2000 कब? सन 2000 कब? 2। निजता का अधिकार सन 2009। सन 2000 कब? और सूचना का अधिकार सन 2000 कब? 5। कोई परेशानी? आगे बढ़िएगा। आगे प्रश्न दिया है कि आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर लोकसभा द्वारा चुने जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, सब लोग एक बात बताइए मुझे। लोकसभा नई नवेली चुनकर आएगी। लोकसभा के अंदर कुछ मंत्री होंगे, कुछ क्या होंगे? सदस्य होंगे। उनको शपथ दिलाने के लिए कौन जाएगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास इतनी फुर्सत थोड़ी कि 552 लोगों का शपथ सुनेंगे। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? अपने प्रतिनिधि के तौर पे एक व्यक्ति की नियुक्ति करते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। क्या बोलेंगे? जिसको हम कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। ध्यान रखिए, तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कब होती है? नई लोकसभा के गठन के समय। ध्यान रखिएगा, जो प्रोटेम स्पीकर है, प्रोटेम स्पीकर, ध्यान रखिएगा, प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर जो है, प्रोटेम स्पीकर, इस प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति है, क्या है? नियुक्ति। इस प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास इसकी नियुक्ति का अधिकार होता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कब करी जाती है? तो नई लोकसभा के गठन पर। कब करी जाती है? नई लोकसभा के गठन पर। नई लोकसभा के गठन पर प्रोटेम स्पीकर की क्या होती है? तो नियुक्ति क्या करी जाती है? नियुक्ति करी जाती है नई लोकसभा के गठन पर। और ध्यान रखिएगा, प्रोटेम स्पीकर क्या करता है? सदस्यों को शपथ दिलाता है। क्या करेगा? सदस्यों को क्या करता है? शपथ दिलाने का काम करता है। कौन? प्रोटेम स्पीकर। कौन दिलाएगा? प्रोटेम स्पीकर। सदस्यों को शपथ दिलाता है कौन? प्रोटेम स्पीकर दिलाएगा। अब यहां से एक बात ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में चुनाव हुआ है 18वीं लोकसभा का। कौन सी लोकसभा? 18वीं लोकसभा। प्रश्न करेगा आपसे, 18वीं लोकसभा में एज ए प्रोटेम स्पीकर किसको चुना गया है? कोई बताएगा? प्रोटेम स्पीकर चुना गया है भर्तृहरि महताब को। किसको चुना गया? भर्तृहरि महताब को। भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर के तौर पे चुना गया किस लोकसभा में? तो 18वीं लोकसभा में। बता लेंगे इतना।
18वीं लोकसभा के अंदर प्रोटेम स्पीकर कौन सा हो जाएगा? सर सूचना का अधिकार बुक में 21 दिया, 21 नहीं उसको बना लीजिएगा 19। क्या बनाना है? राइट टू इंफॉर्मेशन अनुच्छेद कौन सा? 19 हो गया। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? कब करेगा? नई लोकसभा के गठन पर। 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन है? भर्तृहरि महताब। कौन हो जाएगा? भर्तृहरि महताब। सदस्यों को शपथ कौन दिलाएगा? प्रोटेम स्पीकर। बाद में जब सदस्य शपथ ले लेंगे तो क्या प्रोटेम स्पीकर को रखा जाता है? नहीं, उसको पद से क्या करा जाएगा? मुक्त कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। आगे बढ़े यहां से। अच्छा, नियुक्त करता है राष्ट्रपति। अब पद से कौन हटाएगा? कौन हटाएगा? राष्ट्रपति हटाएंगे। आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न दिया है, भारत के संविधान का विचार किसने दिया था? कौन दिया था? संविधान का विचार एम.एन. राय ने कब दिया था? सन 1934। 1900 कब दिया था? संविधान निर्माता हम किसको कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, संविधान निर्माता किसको कहा गया? भीमराव। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। दलितों के उत्थान के लिए काम किया भीमराव अंबेडकर। पूना समझौता गांधी और अंबेडकर। किसके बीच? गांधी और अंबेडकर। सी राजगोपालाचारी की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, भारत के स्वतंत्र भारत के, ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे? भारतीय गवर्नर कौन है? सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर कौन? सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। कर लेंगे इतना, ठीक है। के एम मुंशी का पूरा नाम क्या है? कन्हैया लाल माणिकराव मुंशी। बता लेंगे ना, कन्हैया लाल माणिकराव मुंशी। सर क्या गांधी जी संविधान सभा के सदस्य थे? देखिए स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाएगा? तो शपथ नहीं बल्कि उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जब सदन में आएंगे तो एक व्यक्ति को लेकर आते हैं, उसी का नाम क्या है? प्रोटेम स्पीकर। ला के रख देंगे और सभी को आदेश देंगे कि आपको शपथ लेना है तो किसके सामने देंगे? इन्हीं के समक्ष, ठीक है। वही व्यक्ति क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर होता है। ध्यान रखिएगा सर, और विस्तार से पढ़ाइए, बहुत विस्तारित कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे प्रश्न दिया है, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य को छोड़ा गया है? 4 का। संविधान का भाग 1 कहता है संघ और उसका भाग 2, भाग 3 मूल अधिकार, भाग 4 डीपीएसपी, भाग 5 संघ, भाग 6 राज्य, भाग 7 निरस्त, भाग 8 संघ राज्य, भाग 9 पंचायत, भाग 9 का क नगर पालिका, भाग 9 का ख सहकारी समिति, भाग 10 एससी एसटी का उपबंध, भाग 15 निर्वाचन, भाग 17 राजभाषा, भाग 18 अपातबंध, भाग 20 संविधान का। भाग 1 में क्या लिखा है? संघ और उसका, भाग 1 संघ और उसका राज्य, भाग 1 संघ राज्य क्षेत्र, भाग 2 में कहा गया नागरिकता, भाग 2 में, भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में डीपीएसपी, भाग 4 में डीपीएसपी, भाग 4 में, ये सब भाग अनुसूचित सब मिक्स कर रहा है ना। सुनो पहले भाग पढ़ते हैं। भाग 1 में संघ और उसका राज्य, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में डीपीएसपी, भाग 4 का मौलिक कर्तव्य, भाग 5 संघ, भाग 6 राज्य, भाग 7 निरस्त, भाग 8 संघ राज्य, भाग 9 पंचायत, 9 का क नगर पालिका, 9 का ख सहकारी समिति, भाग 10 निर्वाचन, भाग 15 निर्वाचन, भाग 17 राजभाषा, भाग 18 पात्रबंध, भाग 20 संविधान का संशोधन। अनुसूची 1 में संघ और उसका, 2 में वेतन, 3 में शपथ, 4 में राज्यसभा के लिए सीट का आवंटन, 5 में एससी एसटी का उपबंध, 6 में असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, 7 में संघ सूची राज्य सूची समर्थ, 8 में 22 भाषा का उल्लेख, 9 में भूमि सुधार, 10 में दल बदल, 11 में पंचायत, 12 में कोई समस्या। चलिए आगे प्रश्न दिया है,
आगे प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय के सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधिकरण की शक्ति किसमें दिया गया है? 227। 200 किसमें दिया गया है? 27। 227 में 200 किसमें दिया गया है? 27। अब सुनो मेरी बात को, सुनोगे सब लोग। अगर हम बात किसकी करते हैं? हाई कोर्ट। किसकी बात कर रहे हैं? हाई कोर्ट की जो स्थापना है, हाई कोर्ट की स्थापना संबंधी अधिनियम, हाई कोर्ट की स्थापना संबंधी अधिनियम, ये अधिनियम कब आता है? सन 1861 के अंदर। कब आता है? हाई कोर्ट की स्थापना वाला अधिनियम कब आता है? 1861 के अंदर। प्रश्न करेगा भारत में हाई कोर्ट की संख्या कितनी हो जाएगी? भारत में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? 25। संख्या कितनी? 25। भारत में हाई कोर्ट की संख्या कितनी? 25। और प्रश्न करेगा 25वां हाई कोर्ट कौन सा हो जाएगा? तो ये कौन सा होगा? अमरावती। कौन सा होगा? 25वां हाई कोर्ट कौन सा? अमरावती। 25वां हाई कोर्ट कौन सा है? अमरावती। 25वां हाई कोर्ट के तौर पर कौन सा हो जाएगा? तो अमरावती। कौन होगा? 25वां हाई कोर्ट कौन? अमरावती हो जाएगा। हाई कोर्ट की स्थापना संबंधी अधिनियम कब आया था? 1861। 1800 कब आता है? 61। हाई कोर्ट की स्थापना संबंधी अधिनियम 1861। और भारत में संख्या कितनी है? 25। 25वां हाई कोर्ट कौन सा? अमरावती। कौन सा? अगर हाई कोर्ट के तहत अगर रिट दायर करना है, हाई कोर्ट के तहत अगर रिट दायर करना है तो कौन सा अनुच्छेद काम करेगा? हाई कोर्ट के रिट वाला अनुच्छेद कौन सा है? 226। कौन सा है? 226। केंद्र में जैसे सुप्रीम कोर्ट है उसी तरह से राज्य में क्या है? क्या है? अमरावती हाई कोर्ट किस राज्य का हो जाएगा? कहां का? आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट कहां पे? अमरावती। कहां पर? अमरावती। आगे देखो प्रश्न दिया है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करेंगे। नोट कर लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं किसकी? राज्यसभा की। किसकी बात करते हैं? राज्यसभा। राज्यसभा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 80। कहां पे है? 80। राज्यसभा को हम उच्च सदन बोल सकते हैं क्या? राज्यसभा को हम कैसा सदन बोलते हैं? उच्च सदन। राज्यसभा को हम अपर हाउस बोल सकते हैं क्या? राज्यसभा को हम कहते हैं अपर हाउस। क्या बोलते हैं? राज्यसभा को हम क्या कहते हैं? अपर हाउस। क्या बोलते हैं? अपर हाउस। प्रश्न करेगा आपसे, राज्यसभा उच्च सदन होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? अपर हाउस। प्रश्न करेगा आपसे, राज्यसभा के अंदर अध्यक्ष कौन होता है? सभापति। कौन होता है? राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है? जगदीप धनखड़ है। कौन है? जगदीप धनखड़। पढ़ाए थे नहीं सबको? जगदीप धनखड़ कौन से नंबर के हैं? 15वें। कौन से नंबर के हैं? 15वें। 14 होगा, 14। एक पीछे चलता। कौन से नंबर के हैं? 14वें नंबर के। आगे बढ़े, यहां से आगे बढ़ सकते हैं। राज्यसभा का चुनाव कौन करेगा? विधायक करते हैं। कौन करते हैं? राज्यसभा का चुनाव कौन करेगा? तो विधायक। राज्यसभा एक प्रकार का उच्च सदन या अपर हाउस है। क्या राज्यसभा कभी भंग होती है? क्या भंग होती है? नहीं। जब राज्यसभा भंग नहीं होती है तो ये कैसा सदन हो जाएगा? स्थायी सदन। सदन कैसा है? राज्यसभा जब भंग नहीं होती है तो किस तरह का सदन है? स्थायी सदन। आगे प्रश्न दिया है कि भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट। किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय। सबसे ऊपर क्या है? सुप्रीम कोर्ट। उसके नीचे क्या है? हाई कोर्ट। उसके नीचे क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उसके नीचे क्या है? अधीनस्थ न्यायालय। क्या है? उसके नीचे क्या है? अधीनस्थ न्यायालय है। अधीनस्थ न्यायालय, ध्यान रखिएगा। अब सुनिए, सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किसमें है? आर्टिकल 124। सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख आर्टिकल 124। हाई कोर्ट का उल्लेख अनुच्छेद 214। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का उल्लेख आर्टिकल 233, अनुच्छेद 233 में। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, हो गया। आज हम इतना पढ़ा दिए कि मेरा मुंह दर्द कर रहा है। नहीं नहीं, पढ़ना है, हम केवल बता रहे हैं आपसे। नहीं, हम केवल बता रहे हैं बस। चलिए आगे बढ़े यहां से। अरे हम खाली बताए हैं इस बात को, आगे बढ़ा जाए। चलिए, अनुच्छेद, सुप्रीम कोर्ट की बात किसमें? 124। हाई कोर्ट 214। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 233। और सबसे नीचे क्या है? सबसे निचली अदालत हम किसको बोलते हैं?
सबसे निचली अदालत हम किसको कहते हैं? अधीनस्थ। और सबसे ऊपरी अदालत हम किसको कहते हैं? सबसे ऊपरी अदालत कौन सा हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। कौन सा होता है? सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। आगे बढ़े यहां से। आगे प्रश्न, स्थानीय सरकार के गुण अवगुण क्या है? ग्राम सभा के चुनाव नियमित रूप से नहीं हो पाते हैं वहां पे, ऐसी बात है। प्रधान हो तो जाता है टाइम से, नहीं होगा तो जो प्रधान बनने वाला होता है वो खुदे बौखला जाएगा, नहीं चुनाव कराओ हमें बनना है। समझ गए? अरे जो पहले से प्रधान है वो तो बना रहेगा, लेकिन जो नया नया प्रधान बनने की चाह रखता है वो कहता है चुनाव तुरंत कराइए। कई राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण शक्तियां स्थानीय शासन को स्थानांतरित नहीं किया है। भाई सारी शक्तियां पंचायत को हो ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि शक्तियां या तो केंद्र के पास हैं या फिर किसके पास है? राज्य के पास। आगे, स्थानीय सरकार के पास पर्याप्त संसाधन की क्या है? कमी है। भाई सही बात है, कमी तो है ही, ध्यान रखिएगा। उपरोक्त क्या हो जाएगा? सभी। ये सभी अवगुण होते हैं। चुनाव टाइम पे नहीं होगा, आंदोलन होता है, चुनाव कराओ। कई राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण शक्तियां स्थानांतरण नहीं किया है, ये भी कारण है। स्थानीय सरकार के पास पर्याप्त संसाधन की क्या है? कमी है। ये सभी क्या है? कारण है इसके। ठीक है, एक तरह से हम कह सकते हैं पंचायत के दोष हैं। क्या है? पंचायत के। हो गया? चलो आगे बढ़े यहां से। आगे प्रश्न दिया है, समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के समान स्तर में लगातार वृद्धि को क्या कहा गया है? मांगजन्य मुद्रास्फीति कहा गया है। क्या कहा गया है? मांगजन्य मुद्रास्फीति। हाँ बता रहे हैं, लिखिए, पहले बनाइए। सुनिए, अब आवाज करोगे तो हम कैसे बोल पाएंगे बताओ? सुनिएगा, सुनिए, आवाज मत करिए। अब देखो लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, अब आवाज करोगे तो हम चले जाएंगे। सुनो मेरी बात को। समग्र आपूर्ति, चलिए आगे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है? लगा लीजिएगा, पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान। क्या है? पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान। अब सुनोगे नहीं तो हम क्यों यहां से बोलेंगे बताओ? आगे पढ़ो। व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है। अब देखो, क्वेश्चन बैंक तुम्हारे पास है, आंसर तुम्हारे पास है। अगर हम खड़े होकर यहां से उत्तर लगाएंगे ये भी तो ठीक नहीं है। इकोनॉमिक्स का प्रश्न शांत नहीं रहोगे तो हम कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे बताओ मेरी बात? सुनो जरा मेरी बात, तब सुनोगे तब ना समझ में आएगा। इकोनॉमिक वैसे भी टफ होता है, उसमें भी बताओ बतिया रहे हो, एग्जाम में नंबर कम आएगा तो फिर परेशान होगे, डिप्रेशन में पड़ोगे। सुनो, दिया है कि समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप, यानी कि जितनी भी आपूर्ति होती है, जितनी भी क्या होती है? आपूर्ति होती है। आपूर्ति चाहे जितना भी है, मान लो 100 सामान बना, ठीक है ना, कोई भी वस्तु कितना बनती है? 100 वस्तु बनती है। दिया है आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, 100 वस्तु बन गया, लेकिन मांग कितने की हो रही है? कि नहीं 100 नहीं, बल्कि कितना चाहिए? 120 चाहिए, यानी मांग क्या है? ज्यादा। समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में क्या हो जाती है? वृद्धि। इसके परिणाम स्वरूप कीमतों के समान स्तर में लगातार क्या होती है? वृद्धि होती है। कीमतों के समान स्तर में लगातार क्या है? वृद्धि। अगर वस्तु जरूरत से अगर कम होगी तो क्या वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी? सोचो, अगर 1000 यहां पर सीट की आवश्यकता है, अगर सीट केवल 100 ही हो तो लोग कहेंगे 100 रुपया नहीं, बल्कि इसके लिए हम 200 रुपए देने के लिए क्या है? तैयार हैं। यानी उस वस्तु की कीमत क्या होगी? बढ़ जाएगी। वस्तु की कीमत क्या होगी? जब जब महंगाई बढ़ती है तब तब मुद्रास्फीति आती है ना। यानी मांग बढ़ गई इसलिए महंगाई क्या हुई? बढ़ गई। इसीलिए मुद्रास्फीति कैसी है? तो मांग जनित मुद्रास्फीति है। समझ गए सब लोग? वस्तु कम थी, लोगों ने उसकी मांग क्या किया? ज्यादा किया। मांग उसकी नहीं बढ़ी, लोगों ने कहा कि आप ज्यादा वस्तु लाइए, हम पैसा क्या करेंगे? ज्यादा देंगे। तो वस्तु की कीमत क्या हो गई? बढ़ गई। जब वस्तु की कीमत बढ़ी तो महंगाई बढ़ी, महंगाई बढ़ी तो कौन सी स्थिति आती है? मुद्रास्फीति। लोगों ने मांग कर महंगाई को क्या किया? बढ़ा दिया।
अरे लोग ही ना बोले थे कि 120 का बेचो, हम ले लेंगे। कंपनी ने थोड़ी कहा था कि हम अपना 5 रुपए का लाइफ बॉय साबुन 10 रुपए में बेचेंगे। लोग ने कहा कि आपके 5 रुपए के साबुन को हम 10 रुपए में भी लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा लाइफ बॉय साबुन को क्या करिए, बनाइए। समझ गए? यानी मुद्रास्फीति कैसी है, आगे जनित है, बना लेंगे इसको। और अचानक से लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, समझिए, लोग मांग नहीं रहे हैं, लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं कि हमें सामान चाहिए, लेकिन 50 सामान केवल प्रोडक्शन हो पा रहा है, लेकिन आवश्यकता कितने लोगों की है, 100 लोगों की। भले लोग नहीं करें कि मांग बढ़ाए, लेकिन फिर भी अगर वस्तु कम होती है तो इसकी कीमत क्या होती है, ज्यादा। जो वस्तु जितनी कम होती है उसकी कीमत उतनी क्या होती है, ज्यादा। हम कम प्रश्न कराते थे तो कीमत उसकी क्या थी, ज्यादा, और आज ज्यादा करा दिए तो सब शोर कर रहा है। काहे नहीं कर रहा है? इसीलिए चीजें जब जरूरत से ज्यादा होती हैं तो लोग उसका क्या करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। समझ गए ना इसको? हाँ, इसीलिए कम कम करा रहे हैं। चलिए, अरे नहीं, सब नहीं समझा रहे हैं, समझे ना इसको। वस्तु की कीमत जो भी थी, मान लो 5 रुपए थी, खरीदने वाले वस्तु की कीमत 5 रुपए थी, वस्तु की संख्या 100 थी, लेकिन खरीदने वालों की संख्या 120 थी। 100 लोगों ने तो खरीद लिया, बाकी 20 लोगों ने कहा कि हम 5 रुपया से ज्यादा देने के लिए क्या है, तैयार हैं। तो वस्तु की कीमत को लोगों ने क्या किया, बढ़ा दिया। वस्तु की कीमत को लोगों ने क्या किया, बढ़ाया, तो बाजार में महंगाई क्या हो गई, बढ़ गई। लोगों ने मांग कर महंगाई को बढ़ा दिया, इसलिए मुद्रास्फीति कैसी है, आसान है ना इकोनॉमिक्स। खाली शोर करते, शोर करोगे हम कुछ नहीं बता पाएंगे। समझ गए ना? अब देखो आगे बढ़े, आगे देखो प्रश्न दिया है। आगे दिया, निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है? तो पूंजीगत प्राप्ति और भुगतान। इसको डायरेक्टली लिख लीजिएगा, याद करना होता है, इसका कोई कंसेप्ट नहीं है। आगे देखो प्रश्न दिया, व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां वस्तुओं का निर्यात उसके आयात से क्या हो, कम हो। वस्तु का निर्यात जो है, निर्यात उसके आयात से क्या हो, वस्तु का निर्यात उसके आयात से क्या हो, कम हो, तो क्या होता है भाई, क्या होता है, घाटा। इसको हम क्या कहते हैं, व्यापार घाटा। अच्छा ये बताओ, वस्तु का जो निर्यात है उसके आयात से क्या है, कम है। मान लो एक दुकानदार है, ठीक है, 100 पेन खरीद कर लाया। कितना पेन खरीदा, 100 पेन खरीदने का मतलब क्या है, आयात है। खरीदने को हम क्या कहते हैं, आयात। बेचने को क्या बोलेंगे, निर्यात। 100 पेन खरीदा और 2 ही बेच पाया, 2 क्या किया, निर्यात कर पाया, तो क्या उसको व्यापार में लाभ होगा, व्यापार में क्या होगा, घाटा। जब आयात ज्यादा हो, किससे, निर्यात से। जब आयात से निर्यात क्या हो, कम हो, तो व्यापार में क्या होता है, घाटा। क्या होता है, समझ गए ना? देखो, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन कठिन आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। सॉल्व करने के लिए आराम से पढ़ोगे, सॉल्व कर लोगे। अगर हड़बड़ाओगे गलत हो जाएगा। व्यापार में घाटा कब होता है, जब सामान हम ज्यादा बना दें और बिके कम, तो हमें क्या हो गया, घाटा। यानी सामान हमने ज्यादा खरीदा लेकिन हमने बेचा तो कम बिका, यानी आयात क्या है, ज्यादा, और निर्यात क्या है, कम है। उस कंडीशन में क्या होता है, घाटा होता है। कोई दिक्कत? तो आगे चलिए, आगे प्रश्न दिया है, लिखेंगे क्या कर, अरे पढ़ो अभी, ये सब कुछ नहीं, इसको लिखे, इसको लिख लिए सब लोग। सुनिए, आवाज कम करिए, शांत रहेंगे ना। इसको लिख लिए, कैसे लिखे हो, ये वाला सिंबल लगाए हो। आयात ज्यादा और निर्यात कम हो तो क्या होगा, और घाटा क्या कहलाएगा, व्यापारिक घाटा। आवाज नहीं करना है, हम बोलेंगे बस यहां से। आगे देखो प्रश्न दिया है, आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं देता है। बैंक के लिए यह ब्याज दर कौन निर्धारित करेगा, तो आरबीआई करता है। कौन करेगा, सुनो, बैंक दर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, उसके बाद रिवर्स रेपो रेट, नेक्स्ट लिखिएगा। अगला हो जाएगा आधार दर। क्या होगा, आधार दर। ये सभी को जारी करने का काम कौन करेगा, आरबीआई। कौन करता है, आरबीआई करेगा। नोट करो सारी बातें।
प्रश्न करेगा आपसे बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और आधार दर, ये सभी कौन जारी करता है? आरबीआई। कौन करेगा? कौन जारी करेगा? आरबीआई। अगर हम वित्त मंत्रालय की बात करेंगे, वित्त मंत्रालय के मंत्री कौन है? निर्मला। वित्त मंत्रालय के मंत्री कौन? निर्मला सीतारमन वित्त मंत्रालय की मंत्री हैं। और ध्यान रखिएगा, अगर हम वित्त मंत्रालय की बात करते हैं, अगर हम वित्त मंत्रालय की बात करते हैं, वित्त मंत्रालय का काम क्या है? तो बजट पेश करना। क्या काम है? बजट पेश करने का काम कौन करता है? वित्त मंत्रालय। सरकार के आय और व्यय का विवरण कौन रखता है? सरकार का आय और विवरण ही क्या कहलाता है? बजट। क्या कहलाएगा? सरकार का आय और विवरण क्या कहलाता है? सरकार का आय और व्यय क्या कहलाएगा? बजट कहलाता है। आगे बढ़े यहां से, चलो आगे बढ़ेंगे। बैंक रेट कौन जारी करेगा? आरबीआई। रेपो रेट कौन? आरबीआई। रिवर्स रेपो रेट? आरबीआई। आधार दर कौन? आरबीआई। आगे बढ़ो। भारत में कृषि और संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन से बैंक सेवा है? कौन करेगा? कौन सा बैंक? अब लिखो जरा, एग्जाम में जो पूछा है नोट करिए। दिया था भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की संख्या, भारत में सार्वजनिक बैंक की संख्या कितनी हो जाएगी? 12। कितनी संख्या है? 12। भारत में सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी है? 12। और भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है? सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कौन हो जाएगा? एसबीआई। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है? एसबीआई। क्या होगा? एसबीआई हो जाएगा। अब सुनो मेरी बात को, वाणिज्यिक बैंक का मतलब कौन से बैंक है? जैसे नाबार्ड का नाम सुना है आपने? नाबार्ड एक प्रकार का कैसा बैंक है? वाणिज्यिक बैंक है। नाबार्ड की स्थापना कब होती है? नाबार्ड की स्थापना कब? 1982। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई। कहां पर है? नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहां पर? मुंबई। कहां पर है? मुंबई के अंदर। आगे बढ़े यहां से, चलिए। पीछे वाला टीवी नहीं चल रहा है, क्या दिक्कत है? क्या एकदम पीछे वाले में दिक्कत है क्या? ठीक है, ठीक है, चलिए आगे प्रश्न दिया है। चलिए आगे बढ़े यहां से। क्या चीज? 1982। क्या दिक्कत है इसमें? अच्छे से लिख दें। 52 लग रहा था। 1982। आगे बढ़िएगा। आगे प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? देखो सुनिए, चुनाव आयुक्त की अगर बात करेगा, किसकी बात करेगा? चुनाव आयुक्त की बात करेगा। चुनाव आयुक्त ध्यान रखिएगा, जिसमें कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। क्या होता है? एक तो होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, एक को हम बोलते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, और दूसरा क्या हो जाएगा? अन्य चुनाव आयुक्त। एक तो होता है मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरा कौन सा हो जाएगा? अन्य चुनाव आयुक्त होता है। अगर हम मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त पूछेगा आपसे अभी वर्तमान कौन हो जाएंगे, तो क्या बताएंगे आप? अरे क्या बताएंगे? रिसेंटली किसको बनाया गया है? ज्ञानेश कुमार को। किसको बनाया गया? मुख्य चुनाव आयुक्त किसको बनाया गया? ज्ञानेश कुमार को। और चुनाव आयुक्त कितने हैं? 2। एक का नाम है सिंधु, सुखविंदर सिंधु, और दूसरे का नाम क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, विवेक शुक्ला। क्या नाम होगा? विवेक जोशी या विवेक शुक्ला, जो आपको ठीक लगे अपना बना लीजिएगा, सब एक ही होता है। ठीक है, इसको बना लीजिएगा। ज्ञानेश कुमार कौन से नंबर के हैं? 26 में। कौन से नंबर के बनाए गए? 26 में। प्रश्न करेगा, महिला चुनाव आयुक्त पहली कौन थी? महिला पूछेगा, फर्स्ट नंबर की महिला चुनाव आयुक्त कौन हो जाएगी? तो वीएस रमा देवी। कौन है? वीएस रमा देवी। चुनाव आयुक्त की अगर हम बात करते हैं, इसकी नियुक्ति कौन करेगा? चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति का।